हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा कि औद्योगिक क्रांति क्या है और उसका कारण क्या है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों। यह इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है उस समय यूरोप के अन्य देशों में भी कमोबेश वे सभी कारक मौजूद थे। फिर भी इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों होती है। जैसे यूरोप के अन्य देशों में भी पूंजी की उपलब्धता थी, वो आर्थिक रूप से सशक्त थे, मानव संसाधन उपलब्ध था, सस्ता श्रम था। इटली जैसे देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम आया। उसके बाद भी क्या कारण है कि इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। तो इसके उत्तर में हम लोग उन कारकों पर हाईलाइट करेंगे कि जो कि इंग्लैंड में मौजूद था जबकि यूरोप के अन्य देशों में नहीं था, वो अनुपस्थित था। तो आइए उन कारकों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला था अनुकूल राजनैतिक वातावरण। अनुकूल राजनीतिक वातावरण में क्या था कि चूंकि उस समय इंग्लैंड में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी जबकि अन्य देशों में निरंकुश तानाशाह प्रकार की सरकार थी, सामंतों का शोषण था और जनता का दमन होता है। तो ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में वातावरण में किसी भी देश में औद्योगिक विकास संभव नहीं है। तो इसके अंतर्गत बस आप थोड़ा सा जान लीजिए कि चूंकि इंग्लैंड में संसदीय प्रजातंत्र जबकि यूरोप के अन्य देशों में निरंकुश सरकार, सामंतों का शोषण और जनता का दमन। तो अनुकूल राजनीतिक वातावरण ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो इंग्लैंड में तो था लेकिन यूरोप के अन्य देशों में नहीं था। ये तो हुआ पहला कारक। आप इसे समझ लीजिए कि चूंकि संसदीय प्रकार की सरकार थी और यूरोप के अन्य देशों में निरंकुश सरकार, सामंतों का शोषण और जनता का दमन। तो यह परिस्थिति ऐसी थी जो कि औद्योगिक क्रांति के अनुकूल था। दूसरा है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। यह भी यूरोप के अन्य देशों से इंग्लैंड को पृथक करता है और यह भी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक तत्व है। चूंकि इंग्लैंड एक द्वीपीय देश है, इंग्लैंड एक
द्वीपीय देश। द्वीपीय देश का क्या मतलब होता है कि इसके चारों तरफ जो है समुद्र का विस्तार है। यहाँ इंग्लैंड है और ये इसके चारों तरफ समुद्र का विस्तार है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो द्वीपीय देश से क्या लाभ हुआ? जब सामुद्रिक चारों तरफ से समुद्र से घिरा होगा तो पहला कारक तो इसको मिल गया लाभ कि यहाँ या तो प्राकृतिक बंदरगाह होंगे या तो कृत्रिम बंदरगाह निर्माण करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी। द्वीपीय देश का क्या लाभ हुआ? इसका लाभ क्या हुआ कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम बंदरगाह। अब प्राकृतिक एवं कृत्रिम बंदरगाह से उसको क्या लाभ हुआ कि नंबर 1 सस्ता परिवहन और दूसरा व्यापार की सुविधा। एक तो सस्ता परिवहन उसको मिल सका और दूसरा क्योंकि उस समय व्यापार जो है सामुद्रिक मार्गों से ही होता था, तो सामुद्रिक मार्गों के व्यापार और सस्ता परिवहन इसके कारण वे प्रेरित हुए औद्योगिक क्रांति के लिए। तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति भी उसे अन्य यूरोपीय देशों से पृथक करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा है सुदृढ़ नौसेना। सुदृढ़ नौसेना का क्या लाभ हुआ कि चूंकि उस समय यूरोप के जितनी भी कंट्री थी उसमें सबसे अधिक सुदृढ़ सबसे मजबूत नौसेना इंग्लैंड की थी। नौसेना के मजबूत होने से उसे 2 लाभ हुआ। नौसेना से उसे जो लाभ हुआ, पहला कि एक सशक्त जहाज रानी की स्थापना और दूसरा कि अगर नौसेना सुदृढ़ होगी तो क्या होगा, युद्ध काल में भी निर्बाध व्यापार की सुविधा प्राप्त होगी। तीसरा इसको जो लाभ हुआ कि सामुद्रिक लुटेरों से माल की सुरक्षा। चौथा जो लाभ हुआ उपनिवेशिक विस्तार एवं उनकी सुरक्षा। जिस देश के पास भी उस समय नौसेना थी वो सबसे सशक्त माना जाता था।
और इंग्लैंड के पास ये परिस्थितियाँ थी। इसका लाभ उसे हुआ कि एक सशक्त जहाज़रानी का निर्माण कर सका। सशक्त जहाज़रानी के निर्माण से जब समुद्र के माध्यम से उसमें हम जो भी व्यापार होता था वो चूँकि सामुद्रिक मार्ग से होता था, और सामुद्रिक मार्ग में क्या होता था कि भाई माल का आयात निर्यात जो भी आप कर रहे हैं, समुद्रिक डाकू होते थे, उसे लूट लेते थे। तो इंग्लैंड के माल के साथ ऐसा नहीं होता था, वो निर्बाध रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे, क्योंकि सामुद्रिक लुटेरों से माल की सुरक्षा भी करता था ये नौसेना। तीसरा क्या है कि जब युद्ध काल होता था, मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, तो उस समय व्यापार बाधित होता था, लेकिन युद्ध काल में भी उसके पास नौसेना इतनी मजबूत उसकी थी कि युद्ध काल में भी वो व्यापार अपना निर्बाध गति से संचालित कर सकता था। और उसके माध्यम से ही, इसी के बल पे, नौसेना के बल पे भी वह अपने उपनिवेशों का विस्तार भी कर सका और पड़ोसी देशों से उन उपनिवेशों की सुरक्षा भी किया। तो इस प्रकार से सुदृढ़ नौसेना भी औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं, जो कि इंग्लैंड के पास था, यूरोप के अन्य देशों के पास नहीं था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा था कृषि क्रांति। चूँकि इंग्लैंड में उस समय कृषि क्रांति भी आती है। कृषि क्रांति से क्या तात्पर्य है कि कृषि का मशीनीकरण, यंत्रीकरण, उसमें तकनीक का समावेश। तो कृषि का जब यंत्रीकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ, तो उत्पादन की अधिकता हुई, भूस्वामियों को अधिक लाभ हुआ, अतिरिक्त पूंजी का निर्माण हुआ, और वह अतिरिक्त पूंजी उद्योगों में निवेशित हुआ, और इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इससे दो प्रकार का लाभ हुआ। एक, भूस्वामियों को अधिशेष पूंजी की प्राप्ति हुई। दूसरा क्या हुआ, जब कृषि का यंत्रीकरण हुआ तो जो खेतिहर मजदूर थे वो बेरोजगार हुए। तो उन बेरोजगार मजदूरों से बेरोजगार कृषि मजदूर कारखाने में श्रमिक नियुक्त हुए, उन्हें श्रमिक बना दिया गया। तो सस्ता श्रम भी उनको मिल गया, सस्ता श्रम भी मिला, अधिशेष पूंजी मिली। तो यह जो है औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित किया। औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित किया क्योंकि अधिशेष पूंजी हुई, जाहिर सी बात हो निवेश होगा उद्योग में, और उद्योग में निवेश करने के पश्चात कल कारखाने को चलाने के लिए श्रमिक की आवश्यकता थी, और कृषि क्रांति ने उसे भी पूरा कर दिया कि जो खेतिहर मजदूर थे वो बेकार हुए, उनके अंदर बेकारी आई, तो वो पुनः रोजगार प्राप्त करने के लिए कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करने लगे। और यह परिस्थिति जो है कृषि क्रांति यूरोप के अन्य देशों में उस समय तक नहीं आई थी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पांचवा कारण था विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। क्योंकि इंग्लैंड का जो औपनिवेशिक साम्राज्य था वह यूरोप के अन्य देशों में सबसे अधिक विस्तृत था। उसके उपनिवेश जो है वे लगभग विश्व के भारत में था, उधर अफ्रीकी महाद्वीप में था। इस प्रकार से उसका औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तृत था। औपनिवेशिक साम्राज्य का क्या लाभ हुआ? इससे जो लाभ हुआ, पहला लाभ तो हुआ कि उसे कच्चे माल की प्राप्ति होती थी। वे अपने उपनिवेशों का जो संसाधन था, प्राकृतिक संसाधन, उसका विदोहन किया। दूसरा, उसे बाजार भी उपलब्ध हुआ। बाजार की उपलब्धता भी हुई। भाई जो हम निर्माण कर रहे हैं कारखाने में, सूती वस्त्र हुआ या जो भी उस समय की चीज़ें थी, उन सारों को, वस्तुओं को, जितने भी वस्तु हुए उनको बेचने के लिए एक बाज़ार होना चाहिए। तो बाज़ार भी उपलब्ध हो जाता था, वो अपने उपनिवेशों में उसको बेच देते थे। तो बाज़ार की उपलब्धता और कच्चे माल की प्राप्ति, यह जो है पूंजीपतियों को उद्योग में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया और औद्योगिक क्रांति संभव हुआ। तो विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जो कि यूरोप के अन्य देशों में उस समय उपलब्ध नहीं था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कारक है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। इंग्लैंड के पास उस समय दो प्राकृतिक संसाधन ऐसे थे, पहला कोयला और दूसरा लोहा। ये दोनों जो है प्रचुर मात्रा में एवं एक ही स्थान पर उपलब्ध थे। और ये दोनों जो है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत तत्व होते हैं। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए ये दोनों आधारभूत तत्व होते हैं। भाई शक्ति के स्रोत के रूप में कोयला और कल्प ऊर्जा के निर्माण के लिए लोहा, ये दोनों जो है प्रचुर मात्रा में और एक ही स्थान पे उपलब्ध थे, जो उसे आसानी से वो इन्हें प्राप्त था। इसलिए भी वहाँ पर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अंतिम है वैज्ञानिक प्रगति। यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति में देखा जाए तो यूरोप के अन्य देशों में भी वैज्ञानिक प्रगति हुई थी, लेकिन इंग्लैंड उन वैज्ञानिक प्रगति मतलब जो विज्ञान का जो आविष्कार था उसका अग्रणी प्रयोग करता था, सर्वप्रथम प्रयोग करता था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मार्कोनी, टेलीफोन का आविष्कार किया, टेलीफोन का आविष्कार, यह कहाँ का निवासी था? अमेरिका का, लेकिन उसका उपयोग जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। इसी प्रकार से ग्राहम बेल होगा यहाँ पर, यहाँ ग्राहम बेल होगा, और मार्कोनी यह जो है बेतार का तार, जिसे कहते हैं वायरलेस, इसका आविष्कार किया। यह था इटली, इसका भी उपभोग सबसे पहले यही प्रयोग किया इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो वैज्ञानिक प्रगति हुई इंग्लैंड में, उससे भी औद्योगिक क्रांति संभव हो सका। ये तो आपको केवल समझने के लिए था। इसमें आपको लिखना क्या है कि वैज्ञानिक प्रगति का क्या लाभ हुआ। वैज्ञानिक प्रगति का जो लाभ हुआ उससे हुआ सड़कों के निर्माण से आवागमन की सुविधा तथा माल का परिवहन। भाई जो हम कारखाने में निर्मित माल है, कारखाने के निर्मित माल को अन्य देशों में भेजने के लिए हमको बंदरगाहों तक पहुंचाना था। तो बंदरगाहों को कारखाने से सड़क के द्वारा जोड़ दिया गया। इससे माल का परिवहन, आवागमन की सुविधा का विस्तार हुआ। दूसरा, रेलवे का विकास हुआ। तीसरा, तकनीकी विस्तार हुआ। तकनीकी विस्तार से क्या लाभ हुआ आपको? उद्योगों की स्थापना हुई, नए नए उद्योगों की स्थापना संभव हो सका। चौथा, संचार के साधनों का विस्तार हुआ। तो वैज्ञानिक प्रगति का सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि जो बंदरगाह थे, ये आपका अगर बंदरगाह है और ये आपके कारखाने हैं, तो सड़क मार्ग से इनको जोड़ दिया गया। सड़क मार्ग से इनको जोड़ दिया गया तो आवागमन की सुविधा, माल का परिवहन सुचारू ढंग से हो सका। रेलवे के विकास से भी यही कार्य हुआ।
तकनीकी विस्तार हुआ, तकनीकी विस्तार से नए नए उद्योगों की स्थापना हुई और संचार के साधनों से जो है निर्बाध व्यापार संभव हो सका। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 7 महत्वपूर्ण कारक हैं जो यूरोप के अन्य देशों में उस समय उपलब्ध नहीं था और इंग्लैंड में था। इसीलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम होती है। ये इस सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इस टॉपिक का, औद्योगिक क्रांति का। और इसमें चूंकि आपको 125 शब्द या 200 शब्द लिखने के लिए ये फ्लो चार्ट अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से लिख ले जाएंगे, कहीं आपको असुविधा नहीं होगी, चाहे वो 200 शब्द में लिखने के लिए आए और चाहे 125 शब्द में। इसलिए आज हम फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए। अगर विषय पे आपका मजबूत पकड़ होगा तो किसी भी प्रश्न को लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विषय पे पकड़ कर के लिए सबसे सही जो इस समय साधन है वो है फ्लो चार्ट। अगर हम फ्लो चार्ट से किसी चीज़ को समझ लिए तो फिर हम आसानी से उसे लिख ले जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।